अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे तलब की लचक की इकसाम। ठीक है कि तलब की लचक की कितनी इकसाम है। ज़रूरी नहीं है कि कीमत में तब्दीली से तलब की लचक पर इफ़ेक्ट पड़े या तलब पे इफ़ेक्ट पड़े। तो अक्सर अवकात ये भी होता है कि दीगर अवामिल की वजह से भी तलब तब्दील हो जाती है। मतलब जैसे कि मौसमी तब्दीली हुई, फैशन में तब्दीली हुई, तो कीमत ज़्यादा हो या कम हो, लोगों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी तलब बढ़ा देते हैं। तो इनमें ये था कि अगर सबसे पहले हमारे पास पॉइंट था कीमत लचक का, कि एक तो यह है कि कीमत की वजह से तलब में लचक आती है। तो किसी शय की कीमत में जब तब्दीली आती है तो उसकी वजह से तलब में भी तब्दीली आ जाती है। मीन कि अगर कीमत ज़्यादा होती है तो तलब कम हो जाती है, और अगर कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है। तो ये था कीमत लचक कि कीमत के किसी भी शय की कीमत में तब्दीली की वजह से जो उसकी तलब पर इफेक्ट पड़ता है वो है कीमत लचक। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट था आमदनी लचक, कि आमदनी में तब्दीली की वजह से जो तलब में चेंजिंग्स आती हैं। अब जैसे कि वो कोई और चीज़ नहीं बढ़ती, मतलब ना ही कोई आमदनी वो कीमत बढ़ती है, ना ही कोई दीगर अवामिल वगैरह चेंज होते हैं। ये होता है कि सारिफ की आमदनी में इजाफा हो जाता है या कमी हो जाए तो उसकी वजह से वो तलब में भी इजाफा या कमी कर देता है। अगर सारिफ की आमदनी में इजाफा हो जाए तो वो जो उनकी नीड्स नहीं भी पूरी हो रही थी, तो जब आमदनी में इजाफा हो जाता है तो अपनी वो भी ख्वाहिशात पूरी करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही है कि जब इन सारिफ की आमदनी बढ़ती है तो तलब भी उसकी बढ़ जाती है, और जब उसकी आमदनी कम होती है तो उसके रिवर्स में उसकी तलब जो है वो भी कम हो जाती है। और इसका फार्मूला था हमारे पास कि तलब में निस्बती तब्दीली ओवर आमदनी में निस्बती तब्दीली, कि जिस निस्बत से आमदनी में तब्दीली हो रही है उसी निस्बत से तलब में भी निस्बती तब्दीली हो रही है। तो फार्मूला था हमारे पास, ये इसका फार्मूला था ई वाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई मल्टीप्लाई वाई ओवर क्यू। ठीक है, तो ये था ई वाई के मतलब कि इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। इनकम को हम डिनोट करते हैं वाई से, इसलिए हमने लिखा ई वाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। क्या है कि तलब में कितनी तब्दीली आ रही है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड, तलब में कितनी तब्दीली आ रही है, उसके रिवर्स में डेल्टा वाई। डेल्टा वाई मतलब कि आमदनी में कितनी तब्दीली आ रही है, उसके बाद वाई ओवर क्यू। वाई मीन के आमदनी, हमारी फर्स्ट पॉइंट पे आमदनी कितनी थी, उसके बाद है क्यू कि हमारी जो थी तलब वो पहले पॉइंट पे कितनी थी। अब हमने इसका गोशवारा देखा तो गोशवारे में ये देखा कि पहले हमारी आमदनी थी 100, फिर हमारी आमदनी इंक्रीज होकर हुई 150। तो जब हमारी आमदनी इंक्रीज हो रही है ना तो उसी के जो इफेक्ट इस पे पड़ेगा कि ये भी बढ़ जाए। हमारे पास जितने ज़्यादा पैसे आए तो हमारी ख्वाहिशात भी उतनी बढ़ गई, हमने उतनी ज़्यादा चीज़ें खरीदना शुरू कर दी। तो कितना था, तलब हमारी थी पहले 10, जैसे हमारी आमदनी बढ़ी तो हमने तलब को भी बढ़ा दिया, इसे 15 कर दिया। तो अब देखिए कि ये जो पहला पॉइंट था, पहले पॉइंट पे हमारी आमदनी कितनी थी 100, तो ये है वाई। पहले पॉइंट पे तलब कितनी थी 10 और ये क्यू है। और इन दोनों का जो फर्क है, पहली तलब में से दूसरे पॉइंट पे जो तलब कर रहे थे, इन दोनों का जो फर्क है वो 5 डेल्टा क्यू, मतलब कि इसमें कितनी चेंजिंग आई है। उसके बाद है कि आमदनी में कितनी चेंजिंग आई है, वो है 50, और ये है डेल्टा वाई। अब हमने इसे फार्मूले में पुट किया, जो हमने इधर फार्मूला लिखा था डेल्टा क्यू। अब डेल्टा क्यू हमारे पास कितना था, ये 5, ये हमने यहाँ पे लिखा 5। उसके बाद डेल्टा वाई के हमारी आमदनी में कितनी तब्दीली आई है, तो वो ये है 50, ये 50 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई वाई, हमारी पहली आमदनी कितनी है 100, उसके बाद क्यू कितनी है तलब 10। तो इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये 1 के बराबर है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, कि ये 1 के इक्वल है। अब हमने इसका गोशवारा देखना है कि ये जो दो आमदनी और तलब के दोनों मिक्सचर से हमें हमारा जो खते तलब है वो किस
तरह बनता है। तो हमने एक्स एक्सिस पे ली तलब, वाई एक्सिस पे ली हमने आमदनी। पहले हम वाई एक्सिस पे कीमत लिखते थे, अब कीमत की जगह पे हम इनकम को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आमदनी लिखेंगे। तो ये हमने 5 के फर्क से इसे इंक्रीज किया और ये 100 और इधर 150। अब देखिए कि जब हमारी आमदनी थी 100 तो तलब कितनी थी 10, जब 100 थी तो तलब 10, जब ये इंक्रीज हुई 150 हुई तो ये भी इंक्रीज कर गई। तो ये इधर 150 और ये 15, यहाँ पे हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया और ये हमें 2 पॉइंट्स हासिल हुए, ए और बी। तो ये हमें एक खत हासिल हुआ जिसका झुकाव क्या है, मुस्बत है, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है। क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि मुतकाते लचक, ठीक है। क्रॉस इलास्टिसिटी मुतकाते लचक तो ये थी कि जब किसी ए शय की मिकदार तलब में तब्दीली किसी दूसरी शय बी की कीमत में तब्दीली की वजह से आए तो इसे हम कहते हैं मुतकाते लचक, कि एक शय में तब्दीली की वजह से दूसरी शय की कीमत में तब्दीली आ रही हो, ठीक है, कि एक शय की कीमत की वजह से दूसरी शय की तलब में तब्दीली आए तो ये है मुतकाते लचक। और अगर सिंपल वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन देखें तो बी शय की कीमत में तब्दीली से ए शय की मिकदार तलब में रद्द-ए-अमलियत, कि बी शय की कीमत में तब्दीली हो रही है और उसकी वजह से हमारी ए शय की तलब में इजाफा या कमी हो रही है। अब इसका हमारे पास फार्मूला था कि ए शय की मिकदार तलब में तब्दीली ओवर बी शय की कीमत में तब्दीली, तो इसका फार्मूला हमारे पास था ई सी अब है क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है। ई सी क्रॉस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ए ओवर डेल्टा पी बी मल्टीप्लाई पी बी ओवर क्यू ए, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला था। उर्दू में अगर देखिए आप कि मुतकाते लचक इज इक्वल टू ए शय की मिकदार तलब में तब्दीली ओवर बी शय की कीमत में निस्बती तब्दीली। तो अब इसमें हम बस यही देखेंगे कि एक शय की कीमत में तब्दीली से जो बी शय है उसकी तलब में तब्दीली हो जाएगी। अब जैसे कि कार और ये पेन की एग्जांपल ले लें, आप गंदुम और चावल की एग्जांपल ले लीजिए तो इसमें भी आपको फर्क वाज़ेह हो जाएगा कि नेमुल बदल की ये भी ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे का नेमुल बदल होती हैं, भी एक अगर ना हो तो हम उसके बजाय दूसरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इनकी कीमत में तब्दीली से दूसरी शय की तलब में काफ़ी हद तक इजाफा या कमी होगी। अब जैसे देखिए नेमुल बदल क्या है कि ऐसी अशिया जो इंसानी हाजत की अलग-अलग तस्कीन कर सकें, जो अलग अलग इंसानी हाजात को पूरा कर सकें, नेमुल बदल कहलाती है। मसलन गंदुम है, चावल, दूध, शरबत। अब गंदुम और चावल ये दोनों अलग-अलग इंसान की हाजत की तस्कीन कर सकते हैं, जैसे कि भूख को ख़त्म कर सकती हैं। दूध और शरबत वगैरह ये प्यास को कम कर सकती हैं। जब दो अशिया नेमुल बदल हों तो तलब की मुतकाते लचक मुस्बत होगी, तो इसकी जो लचक है वो मुस्बत होगी। मसलन चावल की कीमत बढ़ने से गंदुम की तलब बढ़ेगी। जब चावल की कीमत बढ़ रही है ना तो लोग फिर चावल को नहीं खरीदेंगे, फिर क्या करेंगे, गंदुम को खरीद लेंगे, गंदुम की तलब में इजाफा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें ली, एक है गंदुम और दूसरी है चावल। तो अब देखिए कि जब गंदुम की कीमत 30 हुई है, जब गंदुम की कीमत 30 हुई है तो लोग उसकी तलब कर रहे थे 40, ठीक है, 40 kg उसे खरीद रहे थे। तो चावल की कीमत पहले थी 80 रुपये और लोग खरीद रहे थे 20 kg। तो जैसे ही चावल की कीमत में मज़ीद इजाफा हुआ, चावल की कीमत 80 से बढ़ के 100 हो गई, तो लोगों ने फिर इससे नहीं खरीदा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने
जो गंदुम थी उसकी तलब में इजाफा कर दिया, तो उसे 40 से बढ़ा के 50 कर दिया। अब इसका गोशवारा आप देखिए कि ये है गंदुम, और ये चावल। ये कीमत और ये तलब। अब गंदुम की कीमत कितनी थी पहले पॉइंट पे? 30, ठीक है 30, और कितना लोग खरीद रहे थे? 40। उसके बाद चावल की कीमत कितनी थी? 80, और लोग कितना चावल खरीद रहे थे? 20 kg। तो वो कहते हैं कि जैसे चावल की कीमत में इजाफा हुआ, ये 80 से बढ़कर जैसे 100 हुई है, तो लोगों ने इसकी तलब में इजाफा नहीं किया या कमी नहीं की, बल्कि उन्होंने क्या किया? तलब में इसकी गंदुम की तलब में इजाफा कर दिया, गंदुम ज़्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया है। तो ये उन्होंने 40 से बढ़ाकर 50 कर, तो ये इसमें फ़र्क था। अब देखिए कि इसमें आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि गंदुम पहले पॉइंट पे हमारी थी 40, फिर दूसरे पॉइंट पे हुई 50, और इधर इसकी कीमत अगर देखें तो ये 80 है और फिर 100 है। तो यहाँ पे आप QA भी निकाल सकते हैं और QB भी निकाल सकते हैं। QA हमारे पास गंदुम है और QB हमारे पास चावल है। अब अगर फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट की जाए तो डेल्टा QA हमारे पास कितना था? ये है A और ये है B, ठीक है। तो डेल्टा QA, अब इसमें कितनी तब्दीली आई है? 10, ठीक है। तो ये 10, उसके बाद डेल्टा PB कि चावल की प्राइस में कितनी तब्दीली आई है, तो ये भी 20 है कि पहले 80 थी फिर 100 हुई, तो ये 20। अब PB यानी कि प्राइस कितनी थी? B की जो फर्स्ट पॉइंट पे प्राइस थी वो थी 80, और QA मतलब कि गंदुम पहले पॉइंट पे कितनी थी? 40। तो ये भी हमारी सेम उसी हिसाब से, और ये भी बराबर किसके है? 1।